first point we will discuss. साहिल कल ऑनलाइन था ना? समझा ना? किया सारे सम्स? पूछ लेना बात. इसका डेफिनेशन पे बात करेंगे हम. रिकॉग्निशन क्राइटेरिया. मेजरमेंट. उसके बाद इंटरनली जनरेटेड intangibles. Research and development expenditure. Impairment. स्टार्ट करो. फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन. क्या होता है बोलो? इंटेंसिबल एसिड. लिखो.
identifiable, non-monetary asset, without physical substance, held for use, in the production or supply of goods or services. समझा? चलो एक एक एक्सप्लेनेशन. इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? आइडेंटिफाइबल. आइडेंटिफाइबल मतलब सपरेबल. separable or distinguishable from goodwill. जो एसेट हम गुडविल से अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. सेकेंड क्या लिखा है? नॉन मॉनेटरी एंड मॉनेटरी कहाँ डिफाइन किया मालूम है? AS 11 में, जो हम ये स्टैंडर्ड के बाद सीखेंगे. बट सुन लो, नॉन मॉनेटरी आइटम मतलब जो एसेट हम बेच सकते हैं बट आज मुझे नहीं पता कितना अमाउंट मिलेगा. मिलेगा, किसको बेचूंगा नहीं पता, कितना मिलेगा नहीं पता. इन शॉर्ट मॉनेटरी आइटम डिफाइन किया AS 11 में. Monetary items are cash in hand and the assets and liabilities which are to be converted into fixed determinable amount, उसको बोला है मॉनेटरी. तो बोलो इंटेंजिबल एसेट हम बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा आज पता है क्या? नहीं पता है. सो इट इज नॉन मॉनेटरी एसेट. थर्ड क्या बोला? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस. ये तो आपको समझेगा. इंटेंजिबल एसेट फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है. विच कैन बी सीन, विच कैन बी फेल्ट, बट विच कैन नॉट बी टच्ड. यस और नो? एंड विच इज हेल्ड फॉर यूज. कहां पे? इन प्रोडक्शन ऑफ और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस. सच बोलो, इधर तक समझा क्या? एग्जाम्पल्स बोलो. इंटेंजिबल एसेट का एग्जाम्पल लिखते जाओ, लिखते जाओ. कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स,
बराबर है, कॉमा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है, अपने पास राइट्स हैं वो सॉफ्टवेयर यूज करने का, बराबर है। लिखो, आगे लिखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल, आईपीआर बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आगे माइनिंग राइट्स, पार्किंग राइट्स, लैंडिंग राइट्स, लैंडिंग राइट्स, एयरपोर्ट पे फ्लाइट लैंड होता है, इंडिगो का फ्लाइट आया, बराबर, तो उसका कुछ पार्किंग या लैंडिंग का राइट्स होना चाहिए ना, ऐसे ही कोई भी थोड़ी मुंबई एयरपोर्ट पे आ सकता है, उसको राइट्स लेने पड़ते हैं, लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, तो ऑल लाइसेंसेस, ऑल राइट्स आर इंटेंजिबल एसेट्स। लिखो उधर, इंपोर्ट लाइसेंस, फिशिंग लाइसेंस, लाइसेंस फॉर टेलीविजन और रेडियो ऑपरेशन, देव इंटेंजिबल। नेक्स्ट, वेबसाइट्स, फ्रेंचाइजेस, फ्रेंचाइजी मतलब हम हमारा ब्रांड नेम दे रहे हैं यूज करने के लिए, ब्रांड, ब्रांड भी इंटेंजिबल एसेट है, बराबर, एटसेट्रा। समझा नहीं समझा, पक्का? ये मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुए। यू नो, आपके बिल्डिंग में आप फ्लैट परचेस किया रहेगा, तभी एक पार्किंग भी मिला रहेगा, वो पार्किंग का 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी दिया रहेगा, बराबर है। तो आपको क्या वो पार्क करने का जगह मिला, क्या मिला, मतलब आपको वो जगह, वो लैंड, मतलब वो एरिया आपने परचेस किया कि वहां पे कार पार्क करने का राइट्स परचेस किया, तो वो राइट्स, पार्किंग राइट्स इज माय व्हाट, इंटेंजिबल एसेट। समझाइए, पक्का? आगे लिखो, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, intangible asset can be recognized if it is probable that
future economic will flow to the enterprise and the cost can be measured reliably. यहां तक समझा? पक्का? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया डन। यही हमने AS10 में भी सीखा था ना कि अगर मुझे लग रहा है कि ये इनटेंजिबल एसेट से मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है एंड कॉस्ट मुझे पता है, देन आई हैव टू रिकॉग्नाइज दैट इंटेंजिबल एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझाइए? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भाव पे, मतलब एट व्हाट वैल्यू इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। सो इंटेंजिबल एसेट बुक में क्या वैल्यू पे लेके आएंगे? इसका नाम है मेजरमेंट। बहुत इजी स्टैंडर्ड है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, बहुत सारे प्रैक्टिकल है। क्या लिखा? इनिशियल मेजरमेंट। यस, पीपी का भी सेम ही है देव। समझा? अगर परचेस किया इनटेंजिबल एसेट तो इसका कॉस्ट कितना रहेगा? परचेस प्राइस बराबर ना, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट non-refundable taxes, समझा कि नहीं समझा?
क्लियर। ऐसे क्या मिलेगा अपने को, कॉस्ट बराबर, अगर एक्सचेंज किया तो व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट्स? ओनली केमिकल? पेटेंट्स मीन्स प्रोडक्शन राइट्स। मैंने कैंसर का मेडिसिन बनाया, अभी मैं उसका जाके पहले पेटेंट्स करवा देता कि यही मेडिसिन कोई और नहीं बना सकता, सेम फॉर्मूला यूज करके नहीं बना सकता। नहीं तो कैसा होता है, पेटेंट्स नहीं रहेगा तो मैं इतना मेहनत करके R&D करके बनाएगा, फिर दूसरे कंपनी वाले वही मेडिसिन ओपन कर लेंगे फॉर्मूला डाल के एंड दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो अपना R&D का कॉस्ट पूरा वेस्ट हो जाएगा ना। इन शॉर्ट कोई R&D करेगा ही नहीं फिर कि मैं R&D करके ये बना रहा हूं, सालों लग गए मुझे, अभी कोई कंपनी को पता चल गया क्या फॉर्मूला है, क्या केमिकल डाला है, तो वो भी स्टार्ट कर देगा बनाने का। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, पेटेंट्स, प्रोडक्शन का राइट्स सिर्फ अपने पास रखते हैं, है कि नहीं। तो मैंने एक कंपनी के पास से पेटेंट्स खरीदा और सामने फर्नीचर दिया या सामने शेयर्स दिया, तो मैंने पेटेंट्स खरीदा, उसका कॉस्ट कितना, नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन और बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। सबसे पहले क्या चेक करने का, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, जो दिया वो मेरा पेमेंट है ना, उसका फेयर वैल्यू लो। इफ नॉट नोन, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन, नॉट नोन, बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, खत्म। क्लियर, बोलो। इन शॉर्ट फेयर वैल्यू लेने का, तो ये लिखना है कि समझेगा एक्सचेंज। सेम एक्सचेंज हमने पीपीई में भी किया है। हेलो, ये क्या हुआ, ओके, फ्री में मिला तो क्या, कोई इंटेंसिबल एसेट फ्री में आया, रिकॉर्ड करने का कि नहीं करने का, एज पर AS12 गवर्नमेंट ने कोई एसेट हमको फ्री दिया, इट शुड बी रिकॉर्डेड एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड एट व्हाट वैल्यू, यू नो, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल मतलब मिनिमम वैल्यू, 1 रुपी, 10 रुपीज, 100 रुपीज पे रिकॉर्ड करना चाहिए। फ्री में मिला है तो भी रिकॉर्ड करो। क्लियर, ये बोलो, ये हो गया मेजरमेंट। अभी जो पढ़ने वाले हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या करेंगे, इधर तक समझा। अभी आपका बहुत कुछ चालू होएगा, ध्यान से सुनना। थर्ड पॉइंट चेक करो क्या था, बताता हूं, क्योंकि R&D से इंटेंजिबल जनरेट होगा। क्या समझा नहीं, डिजाइन नहीं, उसका डिजाइनिंग इंटेंजिबल है। यू हैव डिजाइनिंग राइट्स, अगर आप जाके रजिस्टर करवाओ यू विल गेट डिजाइनिंग राइट्स। दैट इज कॉल्ड एज डेटाबेस। वो डेटाबेस भी इंटेंजिबल एसेट है, बट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि नहीं चेक करके बुक में रिकॉर्ड करो। कस्टमर लिस्ट इंटेंजिबल एसेट है, बट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा, इसीलिए हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं।
सेल्फ जनरेटेड एसेट एनीवेज रिकॉर्ड नहीं करने. Self generated intangibles will not be recognized because it will not meet recognition criteria. Cost cannot be determined. वैसे तो मेरा ब्रांड, मेरा ये आई कैन से मैंने खुद के क्लासेस चालू किए, 15 साल से क्लास चला रहा हूं, तो एक ब्रांड क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? सेल्फ जनरेटेड ब्रांड है. इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स बिकॉज कॉस्ट इज नॉट इन्वॉल्व. खून पसीना एक किया है, कॉस्ट तो गया नहीं है ना कुछ. यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज. कोई भी इंटेंजिबल एसेट रहेगा, सेल्फ जनरेटेड है तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. अक्वायर किया है, सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है, कॉस्ट इन्वॉल्व है, यू कैन रिकॉग्नाइज. किसके उधर जाएगा? क्यों? वैक्सीन का फॉर्मूला बनाने के लिए मेरे को R&D करना पड़ा. कोविड का वैक्सीन 2 कंपनी लेके आए थे ना, 50 कंपनी ने रिसर्च किया था. नहीं, फॉर्मूला इज इंटेंजिबल एसेट. वो डेटा बेच सकता है, तेरे पास रजिस्ट्रेशन है उसका. ओके, हैव यू इंकर्ड एनी कॉस्ट? R&D मतलब रिसर्च का कॉस्ट है कि डेवलपमेंट का? रिसर्च कॉस्ट विल बी चार्ज टू P&L. मैंने कहा अब तक तो वो भी मैंने कॉन्सेप्ट ही ओपन नहीं किया है. आप ओपन करने देंगे तो मैं आगे बढ़ेगा ना. हम अभी कॉन्सेप्ट तो ओपन करने दो. अभी तो मैं बोला रिसर्च एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसके पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत कुछ है. अब तक स्टार्ट कहाँ किया आपने? इंटरनली जनरेटेड intangibles. Goodwill, masthead, titles, brand, customer list, similar items. Next, स्टार्ट करो. सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इंटरनली जनरेटेड गुडविल
शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, ऐसा AS 26 बोलता है। तो कौन सा गुडविल रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? ओनली अक्वायर्ड गुडविल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, और वो अक्वायर्ड कौन से स्टैंडर्ड में होता है? 14 में, AS 14 अमालगमेशन में गुडविल अक्वायर होता है। सो ओनली अक्वायर्ड गुडविल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। सेल्फ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल में इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। क्यों? सिंस कॉस्ट समझा कि नहीं समझा? व्हाट अबाउट मास्ट हेड टाइटल्स, ये क्या होता है? टाइटल्स, इनवॉइस रहेगा, बिल रहेगा, उसके ऊपर जो सब लिखा रहता है, मास्ट हेड, टाइटल्स, ये हमने सब सेल्फ जनरेट किया रहता है। ब्रांड सेल्फ जनरेटेड है। कस्टमर लिस्ट, डेटाबेस सेल्फ जनरेटेड है। आप सबने इधर रजिस्ट्रेशन करवाया, आपका पूरा इंफॉर्मेशन दिया, वो हमारा डेटाबेस है, सेल्फ जनरेटेड है। दूसरा पॉसिबिलिटी है हम बाहर से खरीदते डेटा और आपको कॉल करते, दैट डेटाबेस इज अक्वायर्ड डेटाबेस। ये डेटाबेस क्या हुआ है? सेल्फ जनरेटेड है। इट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, ये सब बुक में रिकॉर्ड नहीं करने का। इधर भी लिखो एज एन एसेट, एसेट नहीं बताने का। क्यों नहीं बताने का? नीचे एरो कर दो, कॉमन है नीचे का पॉइंट। इन शॉर्ट दोनों के लिए कॉमन ही है सब। लिखा? अदर्स में लिखो, क्या आएगा अदर्स में? और क्या होता है इंटेंजिबल एसेट जो हम क्रिएट करते हैं? वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस सेल्फ जनरेटेड होते हैं। LNT वाला तो खुद के लिए ही बनाएगा ना। इन्फोसिस वाला ऐप, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर खुद का तो खुद ही बनाएगा ना। ये सब सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ इट विल मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अगर सेल्फ जनरेटेड है, मेरे को वेबसाइट बनाने के लिए खर्चा लगा है, कॉस्ट कैन बी इंकर्ड और कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड, देन इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। ये समझा कि नहीं समझा? एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें खर्चा लगा है, so it can be recognized. I hope you understood this. लिखो अदर्स में।
रिकॉग्नाइज करो। हाँ, मटेरियलिटी विल कम इनटू द पिक्चर। अमाउंट कितना है, सिग्निफिकेंट नहीं है तो पीएनएल में जाएगा। एसेट क्यों रिकॉग्नाइज करना है, लिखा क्या है, शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड क्या, एज एन एसेट, तो पीएनएल डेबिट करो। एक्सपेंस है वो, नॉर्मल एक्सपेंस। एसेट में बताया मतलब बेनिफिट कैन बी एंजॉयड फॉर नंबर ऑफ इयर्स। अदर्स देखो, सॉफ्टवेयर फॉर इंटरनल यूज, कॉमा, websites developed for internal use, करेक्ट, नीचे एरो करके, शुड बी, और सॉरी नीचे एरो करके, रिकॉग्नाइज ओनली इफ इट मीट्स रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। समझाइए एवरीबॉडी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी स्टार्ट करें। स्टार्ट करें, एक मिनट, इधर तक स्टैंडर्ड समझा क्या? व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट? आइडेंटिफाइबल मतलब सेपरेबल फ्रॉम गुडविल, डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम गुडविल, करेक्ट। नॉन मॉनेटरी एसेट means it will not be converted into fixed determinable amount, correct, without physical substance मतलब physically हम उसको देख नहीं सकते, and last held for use in production or supply of goods or services or for administrative purposes, clear? फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सीखा हमने, इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज कभी करने का, if future economic benefit will flow to the entity, do you agree with this? And cost can be measured reliably, then we can say we can recognize intangible asset in the books. Measurement, क्या measurement इनिशियली क्या भाव पे रिकॉर्ड होगा? कॉस्ट, बराबर है। उसके बाद हमने पढ़ा इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल, उसको रिकॉर्ड नहीं करने का, अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होगा देन इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, क्लियर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? बहुत सारे क्वेश्चन है इस तरह।
रिसर्च मतलब क्या? देव, हाँ हाँ बोलो। रिसर्च मतलब, research means planned investigation of certain things. It is investigation, but planning के साथ। कोई भी इन्वेस्टिगेशन हम लोग इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे, उसको बोलते हैं रिसर्च। इट इज प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन। अभी बोलो, कोरोना का, कोविड का वैक्सीन बना रहे थे हम, तो वैक्सीन बनाया किसने इंडिया में? भारत बायोटेक ने बनाया, करेक्ट। दूसरा सीरम ने बनाया, है ना। कोविशील्ड सीरम ने बनाया, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाया। अब ये लोग ने क्या किया? पहले रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद क्या किया? वो डेवलपमेंट किया। रिसर्च मीन्स प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑब्टेनिंग नॉलेज। नॉलेज लेने के लिए इन्वेस्टिगेशन किया गया, एंड फिर डेवलपमेंट मतलब एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। वो नॉलेज को अप्लाई किया और वैक्सीन डेवलप हो गया। रिसर्च बहुत सारे कंपनी ने किया था, बट ओनली 2 कंपनीज इन इंडिया गॉट सक्सेस, करेक्ट। मीनिंग समझा? अभी सुनना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का करना क्या है। Research phase expenditure will be charged off to P&L. Straight away it will be charged off to P&L. कैंसर का मेडिसिन का रिसर्च टाटा वाला सालों से कर रहा है, तो रिसर्च फेस एक्सपेंडिचर सीधा P&L में जाएगा। क्लियर? डेवलपमेंट फेस एक्सपेंडिचर can be capitalized if it meets recognition criteria of intangible asset. आपने वैक्सीन डेवलप किया, डेवलप करवा के आपने उसका पेटेंट करवाया, देन दैट पेटेंट कैन बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज मतलब उसको हम इंटेंजिबल एसेट की तरह बैलेंस शीट में बता सकते हैं। ये समझा कि नहीं समझा? पक्का? चलो लिखो, रिसर्च एक्सपेंडिचर हाय, कैसा है भाई? आज का लेक्चर यस देव। देव तेरे को आर्यन बता देगा, और नेहा जी आपको और नव्या बता देगी, करेक्ट। स्टार्ट करें। नेहा क्यों नहीं है बेटा? देव तू क्यों नहीं आया? किधर घूम रहे तू ये? अरे बाप रे बाप। देव वीडियो ऑन कर, तो किधर है? नहीं, घर पे पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, पढ़ाई करना भाई, टाइम वेस्ट मत कर। बैकलॉग क्रिएट किया है वो सब कवर करना। ओके डन। अपना लेक्चर ही देख रहा, दिख गया, मैं खुद दिख गया अपने आपको, देखा। देव पे भरोसा है अपने को। यस चलो, एनीवे ये आगे बढ़े क्या? R&D एक्सपेंडिचर सुना है क्या इसके बारे में? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या करने का इसका? रिसर्च मतलब प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, करेक्ट, टू ऑब्टेन नॉलेज। कोई भी चीज का रिसर्च करेंगे, दैट एक्सपेंडिचर विल बी चार्ज्ड ऑफ टू P&L स्ट्रेट अवे। टाटा वाले है ना, टाटा हॉस्पिटल वाले,
कैंसर का मेडिसिन का कितने सालों से रिसर्च कर रहे हैं, बट अब तक उसका वैक्सीन या मेडिसिन आ नहीं पाया। तो ये रिसर्च कॉस्ट हर साल किधर जाता रहेगा, पीएनए। फिर जैसे वो डेवलप होएगा, अगर उसका फॉर्मूला बन गया तो पेटेंट्स करवा लेंगे, नहीं तो यूएस वाले चोर लेंगे। यूएस क्या करता है, पेटेंट किसी ने नहीं करवाया ना तो वो बोल देगा हमने बनाया है पेटेंट, फिर उनसे खरीदना पड़ता है अपने को पेटेंट्स। करेक्ट। स्टार्ट करो। डेवलपमेंट फेज में अगर इंटेंजिबल एसेट क्रिएट हुआ देन इट कैन बी कैपिटलाइज्ड, मैनेजेबल। लिखो रिसर्च फेज एक्सपेंडिचर, लिखो उसमें रिसर्च मीन्स planned investigation for gaining knowledge, planned investigation for gaining knowledge। उसके नीचे इट इज चार्ज्ड एज एन एक्सपेंस टू P&L it is to be charged as an expense to P&L as and when it is incurred, as and when incurred मतलब जब भी खर्चा किया P&L में जाएगा। नेक्स्ट लाइन, डेवलपमेंट मीन्स application of knowledge, application of knowledge। नीचे एरो करके, if any intangible asset emerged, if any intangible asset emerged from development phase of a project, from development phase of a project, then it can be capitalized। बोलो समझा कि नहीं समझा? एवरीबडी क्लियर? R&D पक्का? स्टार्ट करो आगे। चेक करो टाइमलाइन में क्या था, एरियाज टू बी कवर्ड क्या क्या कंप्लीट किया, मीनिंग कंप्लीट, डेफिनेशन कंप्लीट, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी समझा, मेजरमेंट कॉस्ट पे करना है वो भी समझा, फिर क्या था इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल, फिर R&D, यहां तक समझा। अभी क्या है अमोर्टाइजेशन, उसके बाद वो टाइम पास है सब, उसके बाद इम्पेयरमेंट, ठीक है, वैल्यू करने का कैसे उस पर बात करें। चलो आगे बढ़े। अमोर्टाइजेशन
देखो पूरे स्टैंडर्ड में क्वेश्चन किस पे आता है सुन लो, ये सुनो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड अमोर्टाइजेशन। ऐसा क्या करने का मालूम है, हर स्टैंडर्ड पढ़ने का, फिर क्वेश्चन किस पे आता है ना उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखने का। दैट इज द वे टू स्टडी एंड स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। बी अ स्मार्ट लर्नर, करेक्ट। उससे क्या होता है, यू कैन कैपिटलाइज योर मार्क्स, क्योंकि सिलेबस वास्ट है, स्मार्ट स्टडीज रिक्वायर्ड। तो पूरा स्टैंडर्ड पढ़ा, फिर जो इंपॉर्टेंट एरिया है ना उस पर क्वेश्चन दिखेगा ना, वो इंपॉर्टेंट एरिया याद रखने का। डेफिनेशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, डेफिनेशन इज फॉर जस्ट बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड के इंटेंजिबल एसेट क्या होता है। तो कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना, पूरा पढ़ लेने का, जहां से भी पढ़ रहे हो, उसके बाद में इंपॉर्टेंट एरिया मार्क करके रखने का, क्योंकि क्वेश्चन उसके ऊपर आएंगे। वो एरिया रट्टा मार लेने का, तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो तभी आ जाए। क्लियर? अमोर्टाइजेशन लिखो, इट इज सिस्टमैटिक एक मिनट, यू नो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट रहेगा ना उस पर डेप्रिशिएशन होता है, इनटेंजिबल पे अमोर्टाइजेशन होता है। इनटेंजिबल एसेट को बुक में बताएंगे हम, कहाँ बताते हैं, एसेट में बताते हैं, उसमें से थोड़ा 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 हर साल राइट ऑफ करेंगे, उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। मतलब फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट रहेगा तो डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं, इनटेंजिबल रहेगा तो अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं। समझाइए? पक्का सेम है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़े चेंजेस है, बाकी सेम है। लिख दो, इट इज सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट of what do you mean by depreciable amount? Clear? What are the determinants or factors डेप्री में 3 थे, इधर भी 3 है। कॉस्ट,
रेसिड्यूअल वैल्यू, समझाइए। अभी मेरे को बोलो, इंटेंसिबल एसेट का रेसिड्यूअल वैल्यू कितना लेने का? 0, unless there is a active market to sell that intangible asset, or third party has already confirmed कि हाँ मैं आपका इंटेंजिबल एसेट 5 साल के बाद खरीदूंगा और इतना पैसा मैं दूंगा, तो ही उसका रेसिड्यूअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू लेने का, अदरवाइज इसका स्क्रैप वैल्यू 0 रहेगा। समझा कि नहीं समझा? लिखो 0 unless there is a commitment by third party to purchase at the end or there is a active market। इधर तक समझा कि नहीं समझा? पक्का? यूजफुल लाइफ, कितना रहेगा बोलो? मैक्सिमम 10 ईयर्स, उससे ज़्यादा तुम एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा एस्टिमेट किया तो मैनेजमेंट हैज़ टू जस्टिफाई, मैनेजमेंट हैज़ टू जस्टिफाई, मैनेजमेंट को ऑडिटर के सामने जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्लियर? लिखो मैक्सिमम estimated useful life can be 10 years। बोलो यहां तक समझा? पक्का? बाय द वे, अमोर्टाइजेशन स्टार्ट कभी करने का? रेडी फॉर यू, सेम वहां पे जो सीखा था वही है, पूरा वही है, सिर्फ एक जगह पे चेंज आया कि इसका लाइफ 10 साल रहेगा। बराबर है? और रेसिड्यूअल वैल्यू नहीं दिया है तो हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में भी 0 ही लेते थे, इधर भी 0 लेने का। बराबर है? अभी मेथड कौन सा फॉलो करेंगे?
इट, एक मिनट, मेथड कैसे फाइंड करने का, बस सेम है. इट शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी. क्लियर? लिखो. इट शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न in which future economic benefit will be obtained by the entity. क्लियर? बोलो. बहुत इंपॉर्टेंट है अभी. If that pattern cannot be determined reliably, then straight line method should be followed. Assuming that future economic benefit are equal every year. सेकेंड लिखो. ई द पैटर्न कैन बी डिटरमाइंड then amortize it in future economic benefit ratio. You can say that is cash flow ratio.
A royalty, beta, royalty is not intangible asset. Royalty is a nominal account. Either it will be income or expense. ये क्रिश कौन है? क्रिश, कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा? क्रिश, may I know? If pattern cannot be identified, then we will assume कि every year future economic benefit same मिलेगा. If pattern can be identified, मतलब पेटेंट से मुझे पता है हर साल कितना यूनिट्स हम प्रोड्यूस करने वाले हैं और वो प्रोडक्शन करके कितना यूनिट सेल करेंगे और सेल करके मेरे को कितना कैश बेनिफिट मिलने वाला है. इफ आई कैन आइडेंटिफाई इट, देन इट विल बी डिवाइडेड इन कैश फ्लो रेशियो. बराबर है? हाँ, गया देखा? समझा? यहां तक आते हैं लोग देखने के लिए. यू नेवर नो ना, पता नहीं. ठीक है, बाजू में से आया होगा. एक मिनट, इधर तक क्लियर एवरीबॉडी? ये अमोर्टाइजेशन यही क्वेश्चन है, इस पे ही है, भर भर के क्वेश्चन है. पैटर्न कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, वी विल अस्यूम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज इक्वल एवरी ईयर, एसएलएम कर दो. एंड इफ एफईबी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें पता है तो वो रेशियो में डिवाइड करो. क्या वो रेशियो में क्या करने का? इंटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज करने का, मतलब इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करने का, पीएनएल में डालने का. क्लियर? यू नो हर एसेट पीएनएल में जाए, बट ओवर द ईयर्स. अगर फिक्स्ड एसेट है तो ओवर द ईयर्स, करंट एसेट है मे बी नेक्स्ट ईयर. क्लियर? अभी मेरे को बोलो, अगर यूजफुल लाइफ चेंज हुआ, सब चेंज हुआ, तो क्या इफेक्ट देगा? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एज पर AS5. ये आप लास्ट लेक्चर नहीं आए थे ना, उसमें सिखाया. लिखो, हेडिंग लिखो, चेंजेस. changes in estimated residual value, comma, estimated useful life, or method of amortization. Will be considered as बोलो, changes in accounting estimates as per AS5. Changes in accounting estimates as per
AS5, and it will have prospective effect on amortization. समझा कि नहीं समझा? हो गया खत्म। क्या कंप्लीट किया? अमोर्टाइजेशन। अभी लास्ट दो कॉन्सेप्ट बाकी है, विच विल टेक 10 मिनट्स और फिर 10 मिनट्स, आई कैन सी दैट 10-15 मिनट्स बस, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, subsequent expenditure on intangibles. हाँ, और इसमें चलो स्टार्ट। तो प्रो में 5, मैं तो प्रेफर करता हूँ कि मतलब अगर 17 आया तो मैं चेंज करके 17 15 20 डाल देना है। ऐसा रहता है। देव उधर वेट कर रहे हैं। देव ऐसे ही बेटा, उसका कॉलेज का कुछ डाउट था। हाँ इसीलिए बोल रहे हैं, इसके लिए इधर आना पड़ता है देव। करेक्ट। चलो आगे बढ़े। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल्स, मतलब इंटेंजिबल एसेट खरीद लिया, पेटेंट्स आ गया, कॉपीराइट्स आ गया, ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क सुना है क्या आपने? क्या होता है? नहीं 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 नहीं, एम, येलो कलर का एम देखा है आपने? कैसा याद आता है मैकडोनल्ड। हाईवे पे ट्रैवल करते रहते हैं और दूर से एम दिखता है, क्या ए मैकडी इधर है, चलो। अभी वही एम मैं यूज कर सकता है क्या मेरे बिजनेस में? मगन लाल वड़ा पाव, बोलो कैन आई यूज सेम एम? नो, बिकॉज उसका वो रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क है। समझ रहा है? अभी मैंने एक पेटेंट्स खरीद लिया या कॉपीराइट्स खरीद लिया या ट्रेडमार्क खरीद लिया, फिर उसको मेंटेन करने का जो खर्चा रहेगा उसका क्या करने का? कैपिटलाइज करने का क्या पीएनएल में जाएगा? तो बहुत सिंपल है, इफ इट विल इंक्रीज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इट विल बी कैपिटलाइज, अदरवाइज चार्ज टू पीएनएल। सिंपल यार, क्लियर? लिखो, एंटरप्राइज में इंकर subsequent expenditure on intangible assets
आफ्टर मे इंकर्ड इन द बुक्स, एक मिनट, मे इंकर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, वापस बोल रहा हूं, एंटरप्राइज मे इंकर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन intangible assets after they are recognized in the books. बरोबर है, ये बरोबर है। आगे, इफ सच subsequent expenditure will increase future economic benefit and measured reliably. Then it shall be capitalized. Otherwise, charged to P&L. समझा? सिंपल। कितने कर दिया ऑर्डर? आया ना? एप्लीकेबल फॉर जैन ऑनवर्ड्स। तो अभी अप्रैल आया ही ना, नजदीक है, आप 10 दिन के बाद कर दो, कोई बात नहीं, 1 वीक लगता है मिनिमम। इम्पेयरमेंट लॉस, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है सुन लो। व्हाट डू यू मीन बाय इम्पेयरमेंट? इम्पेयरमेंट मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट का वैल्यू कम करना है नॉन सिस्टमेटिकली। अगर सिस्टमेटिकली करेंगे तो उसको हम अमोर्टाइजेशन बोलेंगे, नॉन सिस्टमेटिकली करेंगे तो उसको हम इम्पेयरमेंट बोलेंगे। करेक्ट? इधर लिखो,
when the carrying amount of intangible asset exceeds recoverable amount then difference is considered as impairment loss. And it should be recognized in P&L. रिकवरेबल अमाउंट मतलब वो एसेट से कितना बेनिफिट मिलने वाला है. एसेट बुक में 100 रुपीज का है बट बेनिफिट 90 रुपीज का ही मिलने वाला है. करेक्ट. तो 10 रुपए का क्या रहेगा? लॉस है. हमें लॉस राइट ऑफ करना चाहिए. एक मिनट समझाइए. आगे लिखो. इन अदर वर्ड्स intangible asset should be valued at एक मिनट ये समझा. पक्का बरोबर है. कैरिंग अमाउंट मतलब तो बुक में 100 रुपया है इंटेंजिबल एसेट और इसमें से रिकवरेबल अमाउंट मतलब बेनिफिट 120 का मिलने वाला है. इंटेंजिबल एसेट कितने पे बताएंगे? 100. बिकॉज 120 में 20 रुपया प्रॉफिट है ना. वो इंपेयरमेंट गेन है. इंपेयरमेंट गेन कभी रिकॉर्ड नहीं होता है. तो लोअर पे वैल्यू करने का. ये बुक में एसेट है ना इंटेंजिबल एसेट 100 का है बट उसमें से बेनिफिट 90 का ही मिलने वाला है. कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 90. मतलब 10 रुपए का लॉस बुक करना पड़ेगा. इंटेंजिबल एसेट को 10 रुपए से कम करना पड़ेगा. वो 10 रुपए को क्या बोलेंगे? इंपेयरमेंट लॉस. सच बोलो इतना समझा के नहीं समझा? थोड़ा समझा के पूरा समझा? दैट्स इट. स्टैंडर्ड का थियरी इज ओवर.
हाँ देव, क्वेश्चन आंसर लेके आना। लेके आना, क्वेश्चन रहेंगे, कुछ आंसर्स लेंगे, लेके तो आ। है तेरे पास देव? हाँ लेके आना। थियरी एक बार रिवाइज करो। शैल बी? अरे यार, पैर लगा मेरा। अभी आ जाना। आया। मिल जाएगा। अभी ये क्यों नहीं आया? इधर करो। देव ये दिख रहा है? टेक्स्ट बुक दिख रहा है क्या? चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 13। पहले सिंपल वाला करूं क्या? सिंपल वाला लेते हैं ना। 11 लो। रीड क्वेश्चन 11। अरे रीड क्वेश्चन 11।
स्टार्ट करो. The company had deferred research and development cost of 150 lakhs. मतलब कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को राइट ऑफ नहीं किया, उसने उसको डेवलपमेंट कॉस्ट माना और इंटेंजिबल एसेट की तरह उसने कैपिटलाइज किया. कितना कॉस्ट को? तो ये हमारा इंटेंजिबल एसेट है. अभी बोलो ये इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज होगा कि नहीं होगा? होगा. क्या रेशियो में, मतलब कैसे अमोर्टाइज करेंगे? एसएलएम इक्वली अमोर्टाइज करेंगे कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के रेशियो में? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के रेशियो में. और इधर हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है हर साल? सेल 4, 3, 2 एंड 1. ये बेनिफिट हमें हर साल मिल रहा है. सो ये जो 150 लाख है वो 4:3:2:1 में 4 साल में राइट ऑफ होना चाहिए, अमोर्टाइज होना चाहिए. समझा नहीं समझा? यू आर आस्क्ड टू सजेस्ट हाउ शुड, क्या लिखा है? बी क्लियर? पक्का? If at the end of third year it is felt that no further benefit will accrue in the fourth year, how unamortized expenditure would be dealt with in the accounts of company. ये if से लेके है ना अलग क्वेश्चन चालू हो रहा है, मतलब अलग केस है. पहले हम नॉर्मल केस सॉल्व करते हैं. बराबर है? लिखो एज पर AS 26 intangible assets. Comma, intangible asset shall be amortized intangible asset shall be amortized in the pattern in which future economic benefit will flow to the entity. ये समझा कि नहीं समझा? पक्का? आगे लिखो उसमें, if pattern cannot be identified then amortized equally. यहां तक समझा? बोलिए ना. नेक्स्ट लाइन. इन द गिवन केस it is assumed that entire 150 lakh rupees is development phase expenditure. Phase expenditure. Which is subject to amortization. Clear? पक्का? नेक्स्ट लाइन लिखो.
11 है ना? amortization, your calculation and amortization. बरोबर है? अभी बोलो कितना कॉस्ट इंकर किया है हमने, कौन से रेशियो में अमोर्टाइज करेंगे? 4 3 2 1, बरोबर है? कितना आ रहा है? ये समझा? आगे लिखो। अभी दूसरा केस क्या बोल रहा है? इफ एट द एंड ऑफ year 3 it is felt that no further benefit fourth year। बरोबर? तो क्या करने का? then entire unamortized amount of intangible asset shall be written off in third year only। year 1 2 and 3 4। सिक्सटी 45 फर्स्ट ईयर में कितना राइट ऑफ करेंगे?
60 lakhs, 45 lakhs. अभी बोलो थर्ड ईयर में कितना राइट ऑफ करेंगे? पूरा 45 lakhs. एंड फोर्थ ईयर में कुछ नहीं. समझाइए. बिकॉज फोर्थ ईयर में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्लियर? कौन सा क्वेश्चन किया? 10th देखो फटाफट सॉल्व करके दो जल्दी. चलो ओके मैं रीड करूं आरटीपी का क्वेश्चन. अ लिमिटेड कंपनी अक्वायर्ड पेटेंट राइट्स. क्या अक्वायर किया? टू मैन्युफैक्चर व्हाट? क्या भाव पे? व्हाट इज 600 lakhs? कॉस्ट. बरोबर है. द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज बीन एस्टिमेटेड फॉर. amortization was decided in the ratio of future cash flows and cash flows are given. क्या रेशियो आएगा? After third year, it was estimated that patents would have an estimated balance future life of 3 years, and limited company expected estimated cash flow after 5th year to be 75 lakhs. Determine the amortization cost of patents for each of the above years as per AS 26. लिखो 5 साल का 6 साल हो गया. समझा क्या? लिखो प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या हो रहा है इधर? लाइफ चेंज हो रहा है ना यार, तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे. नया रेशियो थर्ड ईयर के बाद. लिखो एज पर AS 26. समझ रहे हैं ना सब? इंटेंजिबल एसेट्स. comma intangible asset should be amortized in the pattern in which future economic benefit will flow to the entity. If pattern cannot be identified, then amortize equally. Next line. In the given case, amortization is based on the ratio of future cash flows. However,
expected useful life is changed. Which will have prospective effect on amortization. Prospective effect on amortization. बराबर है? चलो नेक्स्ट लाइन. क्या लिखने का बोलो. अमोर्टाइजेशन करेंगे ना. ईयर 1 बोलो कॉस्ट कितना था. इनटू क्या करूं. 2/8 ऐसे लूं कि 300 बाय टोटल. बराबर है. ये समझा. तुम रेशियो में लेगा तो 2/8 आएगा. 2/8 लेना है. आंसर सेम ही रहेगा. ये बोलो यार. कैश फ्लो रेशियो में लेना है. सिंपल. 300 इज कैश फ्लो रेशियो ना. टोटल कॉस्ट इतना इंकर किया इनटू 300 डिवाइड बाय 1200 कितना आ रहा है. 150. ईयर 1 हो गया. ईयर 2 ईयर 2 सेम है ना. ईयर 3 कितना अमोर्टाइज हो गया 3 साल में. हाँ अभी 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर. ये समझा क्या सबको. पहले वो बोलो. पहले 5 साल था अभी 6 साल हो गया. अभी कितना बचा. रिमेनिंग 150 lakhs. ये समझा. इंटेंसिबल एसेट 600 का था. 450 तो अमोर्टाइज कर दिया. बचा कितना 150. उसको अभी 3 साल में अमोर्टाइज करना है. कौन से रेशियो में. 150 150 एंड 75. कितना बोलो. सॉरी कैसे 100.
सेकेंड 5th ईयर का बचा 150 है। ओके 225 रॉन्ग है ना, 375 तीनों का टोटल लेना है बेटा। तीनों का टोटल आएगा ना, $60 lakhs, फिर ये 150 आना चाहिए, टोटल 600। समझा? कोई डाउट? पक्का? रेशियो से भी कर सकते हैं, लिख लो ना रेशियो भी, मैंने लिखा देखो ब्रैकेट में। समझा? ये दो सम समझा क्या यार? थर्टीन में करवाएगा, 14th होमवर्क करो एंड 15th भी तुम होमवर्क कर सकते हो। 14 15 करना है, होमवर्क करेंगे ना, ये दो होमवर्क करो 14 और 15। डन? चलो, विल बाय। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू टुमारो।